इलेक्ट्रिकल में हम सबसे पहले चीज़ पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है, उसके बारे में जान लेंगे। उस पदार्थ को जानने के बाद में फिर जाके हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए जैसे पदार्थ क्या होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जिसमें जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं मूल रूप से मानी जाती हैं, लेकिन पदार्थ की जो तीसरी चौथी जो अवस्था होती है प्लाज्मा होती है। ठीक है, और ये जो होती है अवस्था होती है ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है, न तो ठोस होती है न तो द्रव होती है, उसके बीच में होती है। इसका पदार्थ की पांचवी अवस्था हमारे पास है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है। ये तीसरी पांचवी अवस्था है। इस पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, एक की 2 अवस्थाएं को आप जानते रहेंगे। अब क्या होता है पदार्थ, जो ये पदार्थ होता है छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को हम लोग क्या कहते हैं, अणु नाम देते हैं। तो हमें जान लेते हैं अणु क्या होता है। अणु अणु पदार्थ का वह छोटा छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी क्या होते हैं, सभी गुण विद्यमान होते हैं। अणु जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु जानते हैं, परमाणु क्या होता है। परमाणु वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है बिना अपघटित हुए। ठीक है, तो परमाणु वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जिससे हम कहते हैं परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। परमाणु में एक केंद्रीय भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, जिसे उसका नाभिक कहते हैं। और नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसके बाद हम देख लेंगे नाभिक को। तो नाभिक, किसी परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक का जो व्यास होता है यानी आकार होता है 10⁻⁻14 मीटर होता है। अब देखा जाए कुछ चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁹ की होता है। प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश माइनस में, प्लस में उतना ही होता है। न्यूट्रॉन पे 0 होता है। पॉजिट्रॉन जो एक कण होता है जो नाभिक में होता है वह +1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन के +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी प्रोटॉनिक होता है। न्यूट्रिनो 0 होता है। मेसन का जो चार्ज होता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं ठोस पदार्थों का वर्गीकरण कर देंगे। हम ठोस पदार्थों को बेसिकली बांटते हैं किसने, बेसिकली हम 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ बात होता है ये 3 भागों में, चालक, अर्धचालक, अर्धचालक, इलेक्ट्रिकल का चीजें हैं, इनमें बांटते हैं। चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। क्योंकि ये ठोसों का जो वर्गीकरण है ये विज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि ताप के आधार पे ताप के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। इस तरीके से हम देखेंगे। इनको देखने से पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी परमाणु, अगर कोई भी परमाणु होता है, कोई भी परमाणु अगर होता है तो परमाणु को हम बेसिकली देखें, परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, अभी हमने देखा। परमाणु के बाहर की जो कक्षाएं होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षित रहते हैं और इसमें मोशन करते रहते हैं। इस तरीके से इनको हम निकाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी भी एटम को, अगर किसी भी परमाणु को, अगर उसको हम लोग -13.6/n² Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम किसी भी परमाणु को इतनी ऊर्जा दे दें तो उसके इलेक्ट्रॉन से, उसकी कक्षा से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, NH1 की बात कर रहे हैं। इसका एक नाभिक है, इसमें हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी पहली कक्षा है। यहाँ पर रखेंगे तो -13.6/n का मतलब इसकी कक्षा की संख्या कितनी है, कितनी संख्याएं हैं, एक रखिए, 1 का स्क्वायर करिए। फिर जेड का मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 का स्क्वायर करिए। सॉल्व करेंगे तो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से अगर हम हाइड्रोजन को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे देंगे, जिस प्लस ऊर्जा ये प्लस दोनों मिलके प्लस माइनस क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हाइड्रोजन के कक्षा को छोड़ के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से किसी भी एटम को निकालने के लिए हमें उतनी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम के
एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, परमाणु भार इसका 23 होता है। इसमें इसके मतलब 11 प्रोटॉन होते हैं इसमें, और इसके बाहर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में आपके टोटल 8 होते हैं, इसके तीसरी में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मान लीजिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हम क्या करेंगे, -13.6 बटे यानी इसका मतलब 1 2 तीसरी कक्षा की बात हो रही है, 3 का स्क्वायर करिए गुणे परमाणु क्रमांक इसका 11 का स्क्वायर करिए, -13.6 बटे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 11 में 121, इसको सॉल्व करिए। अगर इतना आ रहा है, अगर इतना ऊर्जा हम प्लस करके दे देंगे, इतना इतना जितना आएगा गुड़ा गुड़ा सबका करूँगा, जितना आएगा उतना प्लस कर देंगे, ये टर्म बाहर निकल जाएगा। अगर मान लीजिए इसको निकालना पड़े हमें, तो इतना इसको निकालना पड़े तो इसको निकालना होगा तो हमें इसको पहली कक्षा है, इसका मतलब -13.6 टर्म को ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इतनी ऊर्जा दे करके हम लोग, ये जो ऊर्जा होती है इतनी ऊर्जा दे करके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, नाभिक से छूट जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोई भी धातु अगर होती है, कोई किसी भी धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर टेम्परेचर 0 है, जैसे मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, इसमें एटम होंगे, अणुओं से मिलकर बना होगा, अणुओं से मिलकर बना होगा। ये अणु में क्या होंगे, अणु किससे बने होते हैं, परमाणु से मिलकर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इसका टेम्परेचर अगर 0 केल्विन कर दिया जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर टेम्परेचर एकदम कम है, तो इसमें इसके एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर एटम का रूम टेम्परेचर, जो बेसिकली हम लोग बार बार यूज करेंगे, रूम टेम्परेचर जो वैल्यू होती है 20 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ तक का टेम्परेचर हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं। और बल्कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है वो आप 27 डिग्री सेल्सियस ही मानेंगे। हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होता है, बाकी का एक वेरिएशन भी देखने को मिलता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस के 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इस तरीके से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है, 27 डिग्री इसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर देखेंगे तो इसकी कोई भी एटम होता है उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई एटम है, जैसे धातु इसका Fe का आइटम है, Fe का एटम है, इसी इलेक्ट्रॉन बाहर का जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन वो निकलेगा नहीं। लेकिन जब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस कुछ तो टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये एटम से निकल के इस धातु जो लोहे का टुकड़ा उससे बाहर थोड़ी जाएंगे, उसी के अंदर रहते हैं ना, इन्हीं इलेक्ट्रॉन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो 0 डिग्री केल्विन पे तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर 0 केल्विन पे है, तो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो धारा का चालन नहीं करेगा, एज ए इंसुलेटर काम करेगा। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, कमरे के ताप की बात करें, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु धातुओं में भी इलेक्ट्रॉन होता है, किसके कारण, रूम टेम्परेचर के कारण होता है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या करना रहता है, हमको दौड़ाना रहता है। इन इलेक्ट्रॉन, जब मूलफी इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको हम कहीं से प्रेशर लगाएंगे या वैल्यू छेद लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चलते रहते हैं। और जब ये चलेंगे, क्योंकि देखिए एटम है, एक एटम 2 3 ऐसे एटम मान लीजिए लगे हुए हैं, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आके रुक गया, मान लीजिए ये जो खाली स्थान है तरह अवकाश इसमें आ गया। और जब इसको वैल्यू छेद लगाएंगे तो ये भागेगा ना, तो इसमें टक्करें होने लगती हैं, इस कारण से इसमें रजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं मूल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ में धारा का प्रवाह सदैव मूल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर मूल इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी चीज में, धारा का चालन नहीं होगा। किसी ठोस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अपेक्षाकृत अन्य इलेक्ट्रॉनों, जो उनके जो परमाणु में जो अन्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी अपेक्षा ये क्या होता है, नाभिक से दूर होता है। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा अगर उसको आप दे देंगे तो उतनी क्या हो जाएगा, उसके एटम से परमाणु बाहर निकल जाएगा। यदि किसी परमाणु को इतनी ऊर्जा दे दी जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, परमाणु से बाहर निकला जा सकता है। ये ऊर्जा इतनी हो गई। यहाँ पे n क्या, मुक्त क्वांटम संख्या यानी कोश की संख्या, किसकी, आप किस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा की बात कर रहे हैं, वो पहली कक्षा में है कि इलेक्ट्रॉन दूसरी पहली कक्षा में है, तो 1 रखेंगे, दूसरी कक्षा में है तो 3, 2 3 से जिस कक्षा में है उसी रखे उतना नंबर रख देंगे। जब उसका परमाणु क्रमांक यानी जो एटम उसका एटॉमिक नंबर रख के सॉल्व कर दीजिए। इस तरीके से इतने इलेक्ट्रॉन ऊर्जा आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक एग्जाम्पल 1H1 से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो n बराबर 1 रखेंगे, Z बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ से भी इतना आ गया, तो नहीं। इसलिए अगर हाइड्रोजन को प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी जाए, प्लस करके इतनी माइनस में है, इतना प्लस दे दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा, नहीं फ्री हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन एटम को प्लस देखिए, यानी इसमें प्लस इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दी जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, तो एक वैज्ञानिक थेल्स ने क्या बताया था, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, तो रगड़ने के बाद क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होने लगता है। तो जितनी संख्या में ट्रांसफर होगा ना, उन्हीं संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, हाँ आवेश कहते हैं।
सच आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु थी ए, एक वस्तु ए है, ये वस्तु हमारी बी है, दो वस्तु ए और बी है। मान लीजिए इन दोनों को हमने क्या किया, रगड़ दिया आपस में। जब इनको हम आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन टूट करके इसमें चला जाएगा या इसका टूट करके इसमें चला जाता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए इस हाथ में मान लीजिए कि ये एक दो ये हमारी 5 उंगलियां हैं। ये जो ऊँची वाले सिरिंग मानिए, जो गड्ढा है इसको गर्त मानिए। ये सिरिंग गर्त है। जब इसमें से फंसेगा, अगर कोई चीज़ में मान लीजिए इसमें चौक लगा हुआ है, तो अगर इसमें ये इसको ऐसे कर देंगे तो देखिए इसके चौक टूट के इसमें लग जाएंगे ना। इसका मतलब इसके अणु जो पार्टिकल टूटते लगे तो इसमें चले आए। उसी तरीके से होता है, जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो मान लीजिए श्रृंगार एक, मान लीजिए ये गोल गोल सा है, एकदम है प्लेन दिखता है, लेकिन ये इसमें श्रृंगार होते हैं। दूसरा वाले को श्रृंगार इसमें फंसेंगे, जब इसको करेंगे तो ये आपस में घसीट करके टूटेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें चले जाएंगे तो इसका जितने इलेक्ट्रॉन इस पे इससे मतलब इसका इलेक्ट्रॉन टूट के इस पे चला गया तो इसको बोलेंगे इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रही है। इस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ये जितने इलेक्ट्रॉन संख्या में जाएंगे उन्हीं संख्याओं को ग्रुप को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, चार्ज का नाम देते हैं। ठीक है, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आवेश करते हैं। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवेश कहलाता है। किसी या परिभाषा जो देंगे, किसी पदार्थ में उपस्थित मूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। ये आप डिफिनेशन दे सकते हैं सारा कम टाइम में आसानी से। किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। इसके बाद नोट में हम कुछ ही देख लेते हैं कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो वो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। इसमें से एक वस्तु पॉजिटिव का दूसरी वस्तु निगेटिव हो जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन टूटकर दूसरे वस्तु में जाता है वह वस्तु पॉजिटिव, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस वस्तु को क्या कहते हैं, निगेटिव हो जाती है। जैसे मान लीजिए दो एग्जाम्पल लिए, ए और बी रगड़ दिए। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन टूट के इस पर चले गए तो इस पर एन पॉजिटिव आ गया, इस पर एन क्या आ गया, निगेटिव। इन्हीं संख्या को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अतः देखें, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम चार्ज कहते हैं। चार्ज बराबर क्या के बराबर एन आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। अब इसका मतलब कूलाम होता है। अगर एक कूलाम यदि एक के बराबर एक रख दे इतना, तो एन बराबर आपका आ जाएगा 6.25 × 10⁸ इतना आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर एक कूलाम आवेश है तो एक कूलाम अगर आवेश हम लेते हैं तो एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻18 इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश लेने का मतलब उसमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री वाले। अतः इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कूलाम, यानी एक कूलाम आवेश को हम इतने अगर संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उसको हम एक कूलाम कहेंगे। अब धारा क्या होती है, धारा क्या होती है बेसिकली, जैसे देखिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे पुल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पुल बन रहा है तो इसमें मसाला डालना पड़ता है ना। पुल बन रहा है, उसका खम्मा बन रहा है, मसाला डालना है। यहाँ पे मसाला वाली मशीन है। यहाँ पे मजदूर जो है, मान लीजिए 200 मजदूर हैं, लाइन लाइन से जा रहे हैं। सब कढ़ाई में सामान भरे, माल भरे मसाला, और ले जाके चलेंगे, लाइन से जाएंगे, यहाँ पे गिरा के वो चले आएंगे। इधर से यहाँ पे गिराएंगे, यहाँ से चले आएंगे, फिर गिराएंगे, फिर घूम के चले आएंगे। नहीं, एक पूरा साइकिल ऐसे बनेगा ना, घूमते रहेंगे ना गोल गोल। इस तरीके से ये जो होता है, यानी कि ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो मजदूर हमारे हैं एज ए चार्ज हैं, क्या है, चार्ज हैं। और उनका एक जो चार्ज है, तो चार्ज जब वो खड़े रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, खड़े हैं लाइन से, तो उनको बोलेंगे चार्ज हैं। लेकिन जब ये आपस में जब चलने लगेंगे, यानी जब काम शुरू होगा तो इधर से मसाला लेके इधर चलेंगे, इधर जाके गिराएंगे। तो जब वो चलने लगेंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कि अब वो काम कर रहे हैं, यानी ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम ये करंट के बारे में धारा समझना हमें, ये बात होती है कि अगर ये बहुत स्पीड चलेंगे ना, अगर ये बहुत स्पीड चलेंगे, अगर ये बहुत तेजी से चलेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे ऊर्जा जो मसाला जाएगा बहुत तेज पहुँचेगा। इनकी स्पीड पे निर्भर करती है, तो ऊर्जा का ट्रांसफर जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना होगा, यानी कि इनकी स्पीड को हम लोग धारा कहेंगे। वही जब इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, धारा चलते हैं। तो इन्हें आवेश प्रवाह की दर, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे हम गेटमैन है या पासमैन कुछ खड़े हैं, इधर से व्यक्ति आ रहे हैं, मान ली लाइन से लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 सेकंड में हम देख रहे हैं किसी टाइम यहाँ पे 5 व्यक्ति ट्रांसफर हो रहे हैं। हर सेकंड में 5 लोग इधर से हमारे इधर से बाहर निकल जा रहे हैं, इधर 5 सेकंड में। ठीक है, हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि 5 व्यक्ति ट्रांसफर हो जा रहे हैं इधर, और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि 1 ही सेकंड में 10 व्यक्ति इधर चले जा रहे हैं। तो आप ही बताइए कि टाइम तो फिक्स है ना,
व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई। इसका मतलब कि अगर ये कह सकते हैं कि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, टाइम वही फिक्स है, तो इनका मतलब ये ज़्यादा संख्या में गए ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकी संख्या ज़्यादा होने का मतलब कि ज़्यादा स्पीड से जा रहे होंगे, 10 स्पीड से ज़्यादा स्पीड इनकी बढ़ गई होगी ना। यही जो स्पीड है यानी कि प्रति सेकेंड संख्या में परिवर्तन, प्रति सेकेंड यानी एक ही सेकेंड में देखिए 5 संख्या में जा रहे हैं कम, एक ही सेकेंड में 10 संख्या में जा रहे हैं, तो प्रति सेकेंड संख्या में परिवर्तन जितना ज़्यादा होगा, हम ये कह सकते हैं कि उनकी स्पीड कितनी रही होगी, ज़्यादा रही होगी। अगर संख्या ज़्यादा स्पीड ज़्यादा जा होगी, और स्पीड संख्या कम तो स्पीड कम। उसी तरीके से होता है कि अगर प्रति सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होंगे, मान लीजिए प्रति सेकेंड, यहाँ पे खड़े होकर हम देखते हैं यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब एक ही सेकंड फिर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब यहाँ पे प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन 10 गए। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके जाते हैं ना, तो यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा गया। अब वही जो इनकी स्पीड चलने की स्पीड होती है प्रति सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10 की स्पीड होती है प्रति सेकंड जो होती है, ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसलिए डिफिनेशन बनाते हैं आवेश परिवर्तन की दर, यानी आवेश में परिवर्तन यानी आवेश में चेंजिंग कितनी हो रही है, यानी लोगों में चार्ज में चेंजिंग कितनी हो रही है प्रति सेकंड। ये 5 हो रही है, देखो अगर 5 हो रही है पर एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 5/5/1 करोगे, देखो 5 एम्पियर आएगी ना, यानी 5 की 5 लोगों की स्पीड जा रही है। यहाँ पे 10 करेंगे, 10/1 10 साइज बढ़ गई ना, तो प्रति सेकंड चार्ज अगर ज़्यादा जाएंगे तो करंट का मान कम, यानी कि उनकी स्पीड ज़्यादा थी। और ये कह सकते उनकी स्पीड अगर देखा तो उनकी स्पीड, ये करंट उनकी चार्ज की स्पीड होती है। अगर करंट आई ज़्यादा है इसका मतलब उनकी धारा तेज, यानी बहुत तेज जा रहा है वो करंट होती है वही। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसे इसे स्मॉल आई से या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा दोनों में डिफरेंस होता है, ये ताक्षणिक होता है, ये एवरेज होता है। आई बराबर क्यू अपान टी कूलाम प्रति सेकंड होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। वही कहने का मतलब अगर क्यू बराबर 1 एम्पियर रख दें, 1 कूलाम आवेश रख दें, टी 1 सेकंड रख दें, आई बराबर 1 एम्पियर आता आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तार है, अगर इस तार से इस सिरे से, तार कोई है, इस सिरे से अगर 6.25 देखते हैं इलेक्ट्रॉन अंदर के अंदर घुसे, इस तार में इतना घुसे, और 1 सेकंड घुसे इधर, 1 सेकंड में अगर इधर से इतने जितने घुसे हैं उतने निकल जाते हैं, इतने 6 पॉइंट इतने इलेक्ट्रॉन घुसे हैं इतने निकल जाते हैं। तो इसका मतलब कह देंगे कि धारा का जो मान है 1 एम्पियर है। लेकिन अगर इधर 6.25 उधर से 18 इलेक्ट्रॉन घुसे हैं और इसमें कुछ इधर से कहीं निकल गए, उधर से निकले नहीं, तो धारा का मान 1 एम्पियर नहीं कहेंगे। तो प्रति सेकेंड इधर से बात, इधर से कितना घुस रहे हैं वो मान नहीं रखता है, यानी कतार के सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर कर रही है मान नहीं रखता है, इधर से निकल कितने रहे हैं प्रति सेकेंड वो मान रखता है। अगर प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे धारा ज़्यादा होगी, कम निकलेंगे कम होगी। ये कितना इंटर करते हैं उससे मतलब नहीं होता, प्रति सेकेंड कितना निकल रहे हैं इससे वो मतलब रखता है कि धारा पे। तो अगर इधर से इतना इलेक्ट्रॉन इंटर किया, अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इधर से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो धारा होगी बोलेंगे कि ये 1 एम्पीयर की धारा है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है क्योंकि ये सदिशों का पालन नहीं करती। धारा कुछ गुण देख लेते हैं। धारा जो होती है हमेशा लो रजिस्टिव पद ग्रहण करती है, हमेशा लो रजिस्टेंस पद ग्रहण करता है। जैसे अगर आप ही की बात करें, हम जनरली एग्जाम्पल समझे, अगर मान लीजिए रोड है, अगर रोड पे कहीं ब्रेकर लगा हुआ है, आप इधर से जा रहे हैं बाइक से, हम देखते हैं अगर ब्रेकर पूरा रोड के किनारे तक हो तो आप भी ब्रेक स्पीड कम करके जाते हैं ना, स्पीड कम करके जाते हैं। अगर देखते हैं कहीं का ब्रेकर टूटा हुआ है तो आप इधर से ना सीधे इधर से बगल से निकल जाते हैं ना। तो आप भी क्या करते हैं, हमेशा ब्रेकर को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं आके हम हमेशा आप चाहते हैं हमें ब्रेकर कम मिले, तो आप लो रजिस्टिव पद ग्रहण करते हैं आप भी। तो लो लो रजिस्टिव पद ग्रहण करता है, तो करंट भी चलती है, इधर जाएगी, उधर उसको जिधर रजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा उधर से क्या हो जाएगी, वो पास हो जाती है। इसके बाद ये विभवांतर कारण फ्लो होता है, यानी जिधर हाई हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होता है। वोल्टेज जान लीजिए, वोल्टेज एक प्रकार का दाब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक को स्टोरेज से उत्पन्न होती है। दाब ये कैसे उत्पन्न करेंगे, जैसे देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए टंकी है, वोल्टेज कैसे पैदा होता है उसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। वोल्टेज कैसे पैदा होता है कैसे देख लेते हैं। जैसे एक टंकी है, उस टंकी में अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल हम पानी का लेते हैं, टंकी में पानी भरा हुआ है, एक टंकी में इतना, एक दूसरी तरफ टंकी है उसमें पानी थोड़ा सा ऊपर तक भरा हुआ है, और दोनों में टोटी सेम हाइट पे लगी हुई है। अब देखेंगे इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो आप देखेंगे टोटी से पानी जो निकल रहा होगा बहुत तेज़ी से निकल होगा। नहीं अगर इस 1 सेकेंड की बात करेंगे प्रति सेकेंड, यहाँ प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 1 सेकेंड में पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो आप ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे सर, यहाँ पे कहेंगे कि लेवल यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था, यहाँ पे लेवल ज़्यादा था, इसलिए यहाँ के पानी का जो प्रति सेकेंड पानी निकलेंगे कह सकते पानी को प्रति सेकेंड जो प्रति उसको करंट कहते थे, यहाँ पर पानी को हम धारा मान लेते हैं।
ये हमारी धारा हो गई। अब ये यानी कि इसका लेवल ज़्यादा था, लेवल को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे, वोल्टेज। वोल्टेज क्या मान लेंगे, वोल्टेज। अब तो वोल्टेज पैदा कैसे हो रहा है, पानी के लेवल से, पानी की मात्रा से। और पानी की मात्रा में पानी को क्या मान लीजिए, चार्ज मान लीजिए। पानी के H2 अणु होते हैं ना, H2 एक और H2 को मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इस तरीके से ये पूरा पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे तो लेवल बन जाता है। तो जब लेवल, पानी की मात्रा बढ़ेगी टंकी में तो लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो लेवल बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ गया ना ऑटोमेटिक। तो प्रेशर कहीं से आता नहीं है, प्रेशर खुद चार्ज ही अपना क्या करते हैं, पैदा करते हैं। तो वोल्टेज, तो ये हो गया। तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, यानी कि अगर आवेश की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, तो करंट क्या होगी, यहाँ से ज़्यादा निकलेगी। तो करंट की मात्रा क्या होगी, बेसिकली ज़्यादा होगी। इस तरीके से, हम देखेंगे तो वोल्टेज का जो कहीं से हम पैदा कर नहीं पाते हैं। बेसिकली वोल्टेज को पैदा करने के लिए हम चार्ज को स्टोर करते हैं, और चार्ज जब स्टोर होंगे तो उनमें क्या बन जाएगा, एक लेवल बनेगा। वो लेवल बनेगा तो प्रेशर पैदा करेंगे, आपस में प्रेशर पैदा करेंगे तो क्या होंगे, जब वो कहीं से खुला पाते हैं तो वही अपन उनसे इलेक्ट्रॉन चाहे वही आवेश जब आपके क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। यहाँ से H2O के मालूम क्यों निकल रहा है ना, इनको क्या कहते हैं, पानी की धारा कहते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे उसको हम लोग वैद्युत धारा कहेंगे। वही है, ये एक प्रकार का दाब होता है जो इलेक्ट्रॉनों को स्टोरेज से उत्पन्न होता है, कि जब इलेक्ट्रॉन स्टोर करेंगे तो उनसे उत्पन्न हो जाएगा। वोल्टेज जो होती है करंट को विद्युत धारा में प्रवाह में सहायता होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज बना, वोल्टेज क्या कर रहा है, इस टोटी से पानी को निकालने में सहायता कर रहा है ना। अगर ये प्रेशर लेवल नहीं होता, पानी की प्रेशर नहीं आता, तो पानी निकल पाएगा नहीं ना। ये अपना चार्ज से बनता है, और चार्ज वो जो प्रेशर बना है उसी प्रेशर से क्या होता है, धारा अपने में क्या होती है, बहती है। तो वोल्टेज, करंट को विद्युत परिपथ में प्रवाहित कराने में सहायक होता है। बिना वोल्टेज कि करंट प्रवाह संभव नहीं होता। वोल्टेज नहीं है, चार्ज नहीं है, तो चार्ज जो वोल्टेज कहाँ होता है भाई, वोल्टेज तभी तो होता है जब चार्ज होते हैं। जब चार्ज आप स्टोर ही नहीं करेंगे तो प्रेशर बनेगा ही, तो चार्ज, जब चार्ज ही नहीं तो करंट कहाँ से होगी। तो बिना वोल्टेज को हम लोग का करंट का पैदा नहीं कर सकते। अब बात आती है रजिस्टेंस की। तो रजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई चीज़ देखिए प्रैक्टिकली आइडियल नहीं होती है। जैसे आप रोड पे जाएंगे तो रोड पे आपके पास घर्षण होता है ना, सड़क पे आपके पास एक घर्षण मिलता है। घर्षण क्या करता है आपका, हमेशा आपकी स्पीड को कम करता है, यानी आपकी स्पीड को अपोज करता है ना। ठीक उसी प्रकार से तार में, जैसे ये आपके सड़क पे घर्षण आपको मिलता है ना, अगर कोई तार है ना, तार में से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इनको भी तो कोई रोकने वाला होगा। इनको जो रोकने वाला होता है वो भी क्या है, एक घर्षण ही तो है। इनको घर्षण, हमें घर्षण रोकता है, तो इनको कौन रोकता है, इनको भी तो कोई रोकता है, ब्रेकर लगा होगा। रोकने जो इनको रोकता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो तार होता है ना, इस तार को स्वयं को हम इसको रजिस्टर कहते हैं। तार को स्वयं क्या कहते हैं, रजिस्टर, इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए किसी चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह का अवरोध का धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। संधारित्र क्या होता है, जब दो प्लेटों को आपस में दो प्लेटों को इसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा। जब दो प्लेटों को आपस में क्या करते हैं, पैरेलल रख के उनके बीच में कोई कागज डाल के दबा देते हैं तो संधारित्र बन जाता है। और जब तार को स्प्रिंग की तरह मोड़ देंगे, स्प्रिंग की तरह मोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, तार को जब स्प्रिंग की तरह इस तरीके से मोड़ देंगे, इस तरीके से, तो ये आपका इंडक्टर कहलाता है। ये इंडक्टर हो गया। ये जो आर एल सी तीनों पर जो बने हुए हैं इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहते हैं। अभी जिनको जब हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं एक बंद परिपथ के रूप में इस तरीके से, तो इनको क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। तीनों ही क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इस चीज़ को देख लीजिए। रेजिस्टेंस का मान आर इसको अपन ये इसको आप जानते होंगे। आर रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसे प्रतिरोधता भी कहते हैं। ये पदार्थ का गुण होता है। आर बार रो यल अपाने होता है, रो बराबर इतना करेंगे तो यहाँ से अगर यल बराबर एक रखते तो ये देखिए घन देख रहे हैं, घन देख रहे हैं, लंबाई इसकी चौड़ाई सब देखिए। यानी ये 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, इसका आयतन क्षेत्रफल 1 हो जाएगा। ये इसका पूरा आयतन कितना हो जाएगा 1। तो ये कह रहे हैं कि यदि यल भी 1 मीटर रख दें, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो इसका जो इतना, इसका इस पूरे पार्ट का यानी एक घन का जो आयतन, जो रेजिस्टेंस होगा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, विशेष प्रतिरोध कहते हैं। तो रो बराबर हो जाते चालक के प्रति एकांक, यानी एकांक आयतन लीजिए, उसका जितना रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी कहते हैं, रो कहते हैं। तो रो का जो मान है, कुछ पता, सिल्वर का रजिस्टिविटी हमारी होती है 1.6×10⁻18 ओम मीटर, कापर की 1.7×10⁻18 ओम मीटर, गोल्ड की इतनी, एल्यूमिनियम की इतनी होती है। संधारित्र की प्रवाह का जो विरोध करते हैं, देखिए करंट, आपको रेजिस्टेंस का मेन काम होता है, रेजिस्टेंस उनको कहते हैं जो अपोज करे, किसका अपोज करे, करंट का। तो जो करंट का अपोज करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस कहते हैं।
तो तार अगर है ना, तार अगर है तो तार में अगर जब करंट जाती है, नए इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं, चार्ज आवेश चलते हैं, तो इनको भी करंट को, इसको चार्ज की स्पीड को रोकता है। कौन चलने से रोकता है? तो उसको हम लोग रजिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस। उसी तरीके से अगर हम कैपेसिटर अगर है, कैपेसिटर में अगर करंट जाती है तो कैपेसिटर भी क्या करता है? इसको करंट को जाने से रोकता है। तो करंट, इसके पास भी तो करंट रोका है, इसके पास भी तो रजिस्टेंस है, इसके रजिस्टेंस को हम रजिस्टेंस इसको कह चुके हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्सी का मान, यानी कि रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। उस पर अगर इंडक्टेंस अगर लगाएंगे तो इसमें भी करंट जाएगा ना, तो ये भी तो करंट जाएगा, तो इसको रोकेगा, ये भी करंट को रोकेगा। इसके पास भी रजिस्टेंस है, इसको रजिस्टेंस को भी हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। इसको हम एक्सेल से प्लस करते हैं। और एक्सी का जो मान होता है वह 1/ओमेगा c होता है, और एक्सेल की जो वैल्यू होती है ओमेगा एल होती है। यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, जो हम आगे देखेंगे। इस तरीके से ये एक्सेल का मान 1/ओमेगा c जितना रखेंगे तो एफ इतना हो गया। इस तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिए, आवृत्ति पर निर्भर करता है। हो गया। संधारित्र एक्सी का मान धारा के आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। डीसी की जो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी, ये डीसी करंट है। और एसी करंट आपकी इस तरीके से होती है, इस तरीके से, ये वाली जो होती है आपकी एसी होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी चेंजिंग होती है जो 50 हर्ट्ज होती है। जिस धारा के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, फ्रीक्वेंसी जब जीरो, या फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी जब हम जीरो रखेंगे, जब जीरो रखेंगे सब जीरो, यानी एक्सी का मान इनफाइनाइट आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा अनंत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो डीसी भी अगर हम कैपेसिटर को डीसी देंगे ना, जब ये कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर हमारा है, अगर इसको हम डीसी करंट देंगे, इधर से जब जाएगी ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट वहाँ जाएगी नहीं। यानी ये जो कह सकते हैं डीसी जो होता है इसको ब्लॉक कर देता है। इसे इसको देख लीजिए, बाकी हम इसको आगे समझेंगे अच्छे से।